सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। आज केंद्रीय बजट 2024-25 इस साल के इस वित्तीय वर्ष का पेश किया गया। इससे पहले अंतरिम बजट आया था लोकसभा चुनावों से पहले। नई लोकसभा के बाद नया बजट नई उम्मीदें लेकर आने वाला था और इसने उम्मीदें दी भी। आज बाज़ार की तरफ देखें तो सोना 4000 के गिरावट के साथ आज देखा गया है। चांदी में भी गिरावट देखी गई है। मैं आर्थिक विश्लेषण तो इसका नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात ज़रूर करेंगे यहाँ इस बजट से संबंधित। किस तरह का बजट है, इसे आम जनता का बजट कहूँ या अर्थवेत्ताओं का बजट कहूँ, ये दोनों अलग अलग समीकरण हैं। क्योंकि बजट की अपनी आर्थिक इकाइयाँ होती हैं, उसे कई इकाइयों पर, कई नीतियों पर खरा उतरना होता है, जिसके आधार पर सभी अर्थशास्त्री या पत्रकार विश्लेषण करते हैं। एक नपा तुला सा विश्लेषण हर बार हम हर बजट का देखते हैं, यहाँ इसके साथ भी यही है। लेकिन आम जनता जिसे हाथों हाथ ले, आज का बजट अगर बहुमत के आधार पर देखें, पत्रकारों के बीच, अर्थवेत्ताओं के बीच, जानकारों के बीच, विश्लेषकों के बीच, आर्थिक जानकारों के बीच, आर्थिक विश्लेषकों के बीच, तो ये आम जनता का बजट कहा जा रहा है। अब किस तरह का ये आगे साबित होगा, ये तो खैर दूरगामी बातें हैं। लेकिन आज की बात अगर हम करें तो मुख्य बातें तो ये हैं कि आर्थिक वृद्धि दर जो 9.2% जिसका अनुमानित जो लक्ष्य रखा गया है, वो अपने आप में एक बड़ा टास्क है। क्योंकि इस समय अगर इस लक्ष्य की बात करें तो ये जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की, उनमें सर्वाधिक है अगर अनुमानों की बात की जाए तो ये। और 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोज़गारों का सृजन होगा, ऐसा अनुमान, ऐसी संभावना जताई जा रही है। पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। पीएम गति शक्ति नाम से एक नई बात शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि 7 जो कारक होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, महत्वपूर्ण कारक जिन्हें माना जाता है, जो आर्थिक बदलाव के कारक माने जाते हैं, चाहे वो सड़क परिवहन हो, रेल हो, जहाज़रानी हो, हवाई मार्ग हो, विमानपत्तन हो, माल परिवहन हो, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना यानी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। इन पर पीएम गति शक्ति नाम से एक योजना के तहत काम किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। सड़क परिवहन को लेकर 25,000 किलोमीटर का कुल विस्तार किए जाने की बात इसमें कही गई है। सड़कों की अगर बात करें, रेल मार्ग की अगर बात करें तो रेलों को लॉजिस्टिक्स के लिए, व्यापार के लिए एक बड़ा माध्यम मानकर इस बार टारगेट किया गया है। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद नाम से एक योजना शुरू की गई है। और कवच योजना जो थी, जो कवच एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी नीति मानी जाती है रेल मंत्रालय की, वर्तमान सरकार की भी, इसके तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर का इजाफा किया जाएगा, जो अभी तक 1400 किलोमीटर था अनुमानित तौर पर। इससे रेल दुर्घटनाएं रोकने में मदद मिलेगी और रेलों को एक नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए जोड़ा जा सकेगा, जो ब्रेक सिस्टम पे और सिग्नल सिस्टम के कोऑर्डिनेशन पे काम करती है। अब यहाँ अगर रेलों की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, तो माउंटेन या पर्वतमालाएँ कैसे पीछे रहेंगी। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा और 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए टेंडर्स मंगाए जाएंगे। काफ़ी चीज़ें जो बहुप्रतीक्षित बात की जाती है बजट को लेकर, वो होता है हमारे यहाँ जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से एक आम चर्चा का भी विषय बन गया, एक क्षेत्र बन गया, वो है कृषि। बहुत से आंदोलन हुए हैं जगह जगह। अभी भी कृषि को लेकर असंतोष जताया जाता है। किसान कितना खुश है या असंतुष्ट है, ये तो खैर एक बात की बात है, लेकिन जो केंद्र सरकार की वृत्त नीति होती है उसको लेकर आलोचनाएं या अनुशंसाएं की जाती हैं। आमतौर पे यही होता है। और इस बार भी जो संभावनाएं दी गई हैं वो कृषि की अगर बात की जाए
तो कहीं ना कहीं ये बजट उन संभावनाओं को जन्म देने से रोक रहा है। ये चाहता है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग, कृषि का एक बड़ा वर्ग कहना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हों, कृषि से जुड़े मध्यस्थ भी कई बार इस दायरे में लाए जाते हैं, इस बजट में भी लाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो होता है अन्नदाता की सुविधाएं, उसको मिलने वाले आय, उसके मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी, वृद्धि, वो किया गया है। जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं बहुत सारी बातों अर्थ विश्लेषक के तौर पे नहीं बता पाऊँगा, मैं प्रमुख बातें, मेन बिंदु यहाँ पर एक समीक्षात्मक अध्ययन, अपना नज़रिया रखने के लिए आप तक लेकर आया हूँ। गेहूँ और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर अभी लखनऊ में कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उसमें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा। वहीं से लग रहा था कि बजट में इस पर बात ज़रूर की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीक़ों से काम कर रही है इस पर, और लोगों को जगाने की कोशिश कर रही है कि रासायनिक खेती से होने वाले नुकसानों को कैसे रोका जाए। बजट में प्राकृतिक खेती का विशेष रूप से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा उल्लेख लगभग 4 या 5 बार किया गया, जब वो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे थे बजट भाषण के दौरान। ये देखा मैंने। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। ये शायद, अगर मेरा नज़रिया देखें तो ये पहली बार हो रहा है। आरजेएस वंदे मातरम से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात के साफ साफ संकेत दे दिए कि अब मोदी सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर अब चौतरफा प्रयास करेगी। अब तरह तरीके के उपायों से, चाहे वो बाजार में रोजगार सृजन की बात हो, चाहे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे करके रोजगार प्राप्त लोगों को उन्हें उद्यमी बनाने की बात हो, चाहे नए नए प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन लेने को लेकर के अधिक से अधिक एजुकेशन लोन देने की बात हो, देश में कौशल विकास के कार्यक्रम को बड़ी तेजी से बढ़ाने की बात हो, ये बजट में साफ साफ दिखाई पड़ा। बजट में हालांकि जिस तरीके से हमारी विकास दर बढ़ी है, बताया जा रहा है कि हमारी विकास दर 9% से भी ऊपर गई है और वास्तविक विकास दर करीब 8% के लगभग हासिल हुआ है। तो ऐसे में जो कोविड काल के बाद जो वित्तीय घाटा बढ़ चुका था, सकल घरेलू उत्पाद का करीब 6 से 8% चला गया था, वो अब पुनः घटने लगा है। 5.5% का लक्ष्य 2023-24 के बजट में था, वो घटकर अब 5.1 या 2% रह गया है। और अगले वित्त वर्ष मतलब चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो वित्तीय घाटे का जो आकार है वह उसे घटाकर 4.9% रखा गया है। कुल मिलाकर के जो देश की विकास दर बढ़ी है, देश के टैक्स रिसिप्ट में जो बढ़ोतरी हुई है, उसी हिसाब से बजट के खर्च का भी आकार बढ़ाया गया है और हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, जो पिछले वर्ष 45 लाख करोड़ का था। और इस 48 लाख करोड़ में करीब 25 लाख करोड़ रुपया सरकार को कर राजस्व से प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों मिलाकर। बाकी करीब 17 लाख करोड़ बाजार से उधार लिए जाएंगे और करीब बाकी राशि बजट घाटे से पूरी की जाएगी। इस बार के बजट में भी पूंजीगत व्यय में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल 10 लाख करोड़ का बजट लक्ष्य रखा गया था, इस बार उसे बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ का कर दिया गया है। जाहिर है कि जब पूंजीगत क्षेत्र में ज़्यादा जब बजट होगा तो देश में रेलवे, सड़क, टेलीकॉम, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसे जो बुनियादी क्षेत्र हैं उस पर ज़्यादा निर्माण होगा, उस पर ज़्यादा जो है निवेश किया जाएगा। इसी तरीके से बजट में जो 2 तरीके के कर के ऑप्शन दिए गए हैं, उसके तहत
नए रिजीम में जो कर छूटों की घोषणा की गई है उसमें अब 3 लाख तक कोई कर नहीं, 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15% और 12 से 15 में जो है 20% और 15 लाख से ऊपर जो है 30% का कर नए सिरे से आरोपित होगा। इसी तरीके से जो विदेशी कंपनियां हैं उनके निगम कर को घटाकर 40 से 35% कर दिया गया है। देश में रूफटॉप यानी हर घर पर सोलर पैनल लगा करके बिजली पैदा करने की जो लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रखा गया है, उसके तहत हर व्यक्ति 300 यूनिट तक अपने घर के लिए प्रोड्यूस करेगा और बाकी बिजली वह सरकार उससे खरीद लेगी, उससे उसके लिए रोजगार का भी माध्यम बनेगा। तो और भी जो भविष्य के जो अर्थव्यवस्था के जो नए नए क्षेत्र हैं उसे लेकर के काफ़ी प्रोत्साहन, जैसे ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल जैसे चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन देने की जो बात पहले से हो रही है उसे फिर से बढ़ाया गया है। यानी कि इसी तरीके से करीब 25,000 जो नए ग्रामीण क्लस्टर हैं, वहाँ प्रधानमंत्री ऑल वेदर ग्रामीण सड़क योजना नए सिरे से बनाने की बात है। इसी तरीके से 3 करोड़ घर जो है गांव क्षेत्र में अब नए PM आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिसमें 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ घर करीब शहरी क्षेत्र में होंगे। और इस तरीके से और भी जैसे कि जो घोषणाएं की गई हैं उसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस सरकार के जो 2 साझेदार इस NDA के जो हैं, जदयू जो बिहार में जिसकी सरकार है और तेलुगु देशम जिसकी आंध्र प्रदेश में सरकार है, इन दोनों प्रदेशों के लिए बजट में काफ़ी घोषणाएं हैं। पूर्वी देश के पूर्वी हिस्से जिसमें कि आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड, इन 5 राज्यों में विशेष इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर विकसित भारत 2047 के इसे क्रम से जोड़ा गया है। धार्मिक टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। जिस तरीके से वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना और उससे वाराणसी के अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा मिला, तो उसी तरीके से गया जो भारत की एक बड़े ही एक प्राचीन धर्म और तीर्थ भूमि है, जो बुद्धिस्टों का दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और हिंदुओं का भी जो है तर्पण के लिए सबसे प्रमुख स्थल है। वहाँ भी विष्णुपाद मंदिर और महाबोधि मंदिर के बीच में 1 लाख करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाने की बात है। नालंदा और राजगीर को विश्व के टूरिस्ट रोड मैप पर लाने की बात है। और बिहार में 4 एक्सप्रेसवे, 2 गंगा ब्रिज और कोसी नदी में बाढ़ नियंत्रण की प्रभावी योजना इस बजट की खासियत है। आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ नई राजधानी बनाने के लिए और कई सारे क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं के जरिए वहां मदद देने की बात कही गई है। रोजगार की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप देने के लिए सरकार ने एक बड़ी अनोखी योजना इस बजट में घोषित की है, जिसके तहत हर युवा को 5,000 रुपया प्रति माह का वजीफा सरकार वहन करेगी और जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होगा वो कंपनियां उसका 10% वहन करेंगी और बाकी 90% सरकार उनको किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहन देगी। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए।